हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की। ठीक है, तो अभी हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखें कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़े, जिसमें कि मेन टारगेट जो किया गया था वो अल्पसंख्यकों के बारे में था। ठीक है, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक। अब अल्पसंख्यक किस आधार पे हो सकते हैं, तो जैसे हम बात करें तो भाषा भाषी के आधार पे कि अलग अलग लैंग्वेज वाले हो सकते हैं बोलने वाले। तो कुछ लैंग्वेज बोलने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ बोलने वाले बहुत कम हो सकते हैं। ठीक है, अपने कंट्री में ही हम देख ले तो यहाँ पे भी विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, और कई सारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, कई सारे धर्म के लोग हैं, उनमें से कुछ अल्पसंख्यक हैं, कुछ बहुसंख्यक है। राइट, जैसे बात करें तो हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक के रूप में जाने जाते हैं। ईसाई, फारसी और अदर जो कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और इसी तरह हमने बात की श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही लैंग्वेज के आधार पे हमने देखा कि किस तरीके से लोग अलग अलग या धर्म के आधार पर, तो किस तरीके से लोगों की अपनी जो लैंग्वेज है वो अलग है, और किस तरीके से जो अल्पसंख्यक है समृद्ध है, जो बहुसंख्यक है समृद्ध नहीं है, दोनों के बीच में मतभेद कैसे होता है, वो चीज़ें हमने थोड़ा सा समझी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अब श्रीलंका में बहुसंख्यक के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप लोग मैप देख लीजिएगा एक बार, इसका फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही मैप, बिकॉज दोनों ही मैप इसलिए कि इसका फिजिकल की बात करें तो जैसे आसपास कौन कौन से समुद्रों से सीमा लगती है, इसकी तटीय सीमा किस किस से लगती है, इसकी झीलें क्या है, पहाड़ क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटिकल की बात करें तो इसकी जो सीमा है तो कहाँ कहाँ से लगती, किन किन देशों से सीमा साझा करता है, और क्या क्या इसका संबंध है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करें तो हुआ क्या था कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, यानी कि हमारा देश कब आज़ाद, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका एक साल बाद ही, यानी कि हम जस्ट 1 ईयर बाद ही क्या होता है कि 1948 में श्रीलंका क्या बनता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, और इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। ठीक है, यानी कि हमने पहले इस जो कहानी पढ़ी है, और यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरी कहानी से ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि सिंघली कम्युनिटी के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी श्रीलंका में। तो ये क्या होता है कि जब ये स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो ये जो समुदाय के लोग थे या नेता थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहे। ठीक है, कि जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी होगी तो वही कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व दिखाएगा, यहाँ सत्ता पे आना चाहेगा। ठीक है, किसी भी कंट्री की बात हो, यहाँ पे एक श्रीलंका ही ऐसा नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि इस वजह से क्या हुआ कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। और उसके बाद 1956 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, और जिसके तहत बात क्या की गई कि तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे श्रीलंका में अल्पसंख्यक वाले कौन थे, तमिल वाले थे। ठीक है, जो कि तमिल भाषा बोलते थे। और तमिल में भी दो तरह के लोग थे। ठीक है, जो तमिल में एक तो श्रीलंकाई के मूल निवासी थे, एक इधर से गए हुए निवासी थे। ठीक है, या बस गए थे तो वो थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इनको पूरे तरीके से, अल्पसंख्यक तो थे ही पहले से, अब इनको पूरा दरकिनार कर दिया गया, यानी साइड में रख दिया गया, और एकमात्र राजभाषा वहाँ की घोषित कर दी गई, क्या जो भी सिंघली उनकी थी। ठीक है, और विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली, यानी कि उन्होंने अपना, और ये सारी चीज़ें क्यों हुई, हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने देखा कि अल्पसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए हर एक सेक्टर पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ राजनीति में ही नहीं, हर एक क्षेत्र पे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, कहीं पे भी हो, या कि हम इलेक्शन में बात करते हैं, वहाँ भी सबके लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, विकास यदि नहीं किया जाता
तो यही स्थिति होती कि जो बहुसंख्यक वाले हैं, अब यहाँ से आप अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो ये बातें कही गई थी कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो इनको रिजर्व सीटें क्यों दी गई, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, कि यदि वहाँ पे भी नहीं होता तो कुछ ऐसी ही कंडीशन हमारी होने वाली थी जैसे कि श्रीलंका में हमें अभी देखने को मिल रही है, ठीक है, कि तमिलों को उन्होंने सीधे ही साइड कर दिया और अपना सारा कुछ स्कूल कॉलेज जहाँ भी था उनको ही प्राथमिकता दी जाने लगी। और नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत के संरक्षण को और बढ़ावा देगी, ठीक है, यानी कि जो बौद्ध मत था वहाँ के संरक्षण को सरकार बढ़ावा देगी क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने क्या किया कि श्रीलंकाई तमिलों की जो भी नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया, यानी कि ऑब्वियस है जब हम क्या करेंगे किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो अपने हक के लिए तो कहीं ना कहीं उनके मन में धीरे धीरे जो जहर घुलता जाता है वो एक दिन तो फूटना तो है ही, ठीक है। तो ये जैसे ही नियम कानून अपने बनाते गए यानी पूरा तानाशाह वाला सिस्टम इनका चलने लगा, ठीक है, कि अपना ही एक ही उसमें है, बाकी अदर जो है उनका कोई हक नहीं, यहाँ पे कोई इनका अधिकार नहीं है, ना तो इनके लिए कोई प्राथमिकता दी जाएगी। अब जब ऐसा होने लगा तो उन्होंने क्या किया कि मतलब इनके फैसलों से श्रीलंकाई जो तमिल थे, ठीक है, तो तमिलों की जो नाराजगी थी तो वो शासन को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी कि उन्हें समझ में आने लगा था कि जो ये सिंहलियां हैं तो उनके नेतृत्व वाली जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकार है, वो हमारी संस्कृति को यानी कि जो तमिल भाषा भाषी लोग थे तो उनको लगने लगा कि हमारी संस्कृतियों को ये क्या कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं या उसको देख नहीं रहे हैं या उसे देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान यानी कि उन्हें इक्वलिटी राइट नहीं दे रही थी, ठीक है, कि राजनीति अधिकारों से वंचित कर रही थी। यहाँ पे यदि हम बात करें अब इसमें क्या हुआ कि इसमें यदि हम आए यहाँ पे तो क्या है कि राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है और नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए, यानी कि जब ऐसा उन्हें लगने लगा तो क्या हुआ, दोनों के रिलेशन जो थे काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते गए, ठीक है। तो बेल्जियम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब वो अपना करने लगे तो उन दोनों की यानी कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के मध्य में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गए थे फ्रेंच और डच वालों के मध्य में, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा कुछ तो अस्तित्व तो है ही नहीं, इनका तो सब कुछ हुआ जा रहा है, तो उनमें भी मतभेद होने लगा और यहाँ पे भी क्या हुआ कि इनमें भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और बिल्कुल तय था ये मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना क्योंकि हम जब सिर्फ हम घर में कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो एक घर है हमारा, हमारे घर में हम कई सारे भाई बहन हैं और हमारे पेरेंट्स सिर्फ हम पे ध्यान दें, ठीक है, हम पे फोकस करें, या कि सपोज आप ऐसा मानिए कि आपके छोटे भाई पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हर एक चीज़ जो भी है अच्छी बुरी मतलब सब कुछ उन्हीं का है, ठीक है, यानी कि हमारे पेरेंट्स जो भी चाहते हैं कि सिर्फ हम इसी छोटे वाले बेटे को ही दें, ना तो आपको देंगे, ना तो आपके बहन को देंगे, ना तो आपके भाई को देंगे, ठीक है, सिर्फ इसको दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के मन में पेरेंट्स हैं वो ठीक है, रिस्पेक्ट जब तक करेंगे जब तक की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में क्या होने लगेगा, उनके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है, कि ये हमारे माता पिता हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ जो किया कि हमें मतलब इसको ही सब कुछ दे रहे हैं, हालांकि किसी के पेरेंट्स ऐसा करते नहीं, बस एक समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें नहीं दे रहे, हमें साइड कर रहे हैं, तो चाहे हो सकता है कि तीनों को दें, ठीक है, यानी कि आप 4 भाई बहन हो, तीनों को दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं बस आपको छोड़ के। आप एक आतंकवादी स्वरूप धारण करने वाले हो, मान के चलो।
क्योंकि जब आपको लगेगा कि हमेशा आप कोई बात बोल रहे हो घर में, आपको क्या कर दिया जा रहा है, साइड कर दिया जा रहा है। हमेशा कोई काम करना चाहते हो, आपको साइड कर दिया जाता है। आप कुछ कहना चाहते हो, कोई आपको सुनना नहीं चाहता। कुछ चाहते हो आप अपने लिए, कोई देना नहीं चाहता है। तो और वहीं पे यदि हमारे छोटे भाई बहन कुछ चाह रहे हैं, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो द्वेष की भावना उत्पन्न होती रहेगी। और ये एक दिन की नहीं है कि एक दिन किसी ने ऐसा किया। जब हमें बचपन से हम देखते आएंगे बड़े होते तक कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, तो हम एक दिन बहुत ही विकराल रूप धारण करने वाले हैं, चाहे फिर वो हमारे घर के पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, हम उनके खिलाफ भी खड़े होने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाने वाले हैं। हम जब भी हमें मौका मिलेगा उनकी जान भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा होता है क्योंकि स्थितियां आपको मजबूरन बना रही हैं। उस टाइप का आप थे नहीं, आपको बना रही हैं। बिकॉज यहाँ पे तीनों का अच्छे तरीके से जब ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, तीनों को नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जब तीनों को दिया जा रहा, जब चाहिए जो चाहिए दिया जा रहा, लेकिन हमें नहीं मिल रहा हमारे मन में, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कसकता जाएगा। ठीक है, और एक दिन हमें बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा या कि कुछ ऐसा कदम उठाने पे जो कि नहीं करना चाहिए होता। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दोष किसका होगा, हमारे पेरेंट्स का होगा, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा बना दिया। हम थे नहीं ऐसे, हमारे साथ वही व्यवहार किया जाता, हम अच्छे होते, लेकिन उन्होंने हमें क्या बना दिया, ऐसा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेरेंट्स में मत लीजिएगा या मत जाइएगा, क्योंकि किसी के पेरेंट्स ऐसे होते नहीं। बस एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ मैं यहाँ पे कि इसी तरह आप समझिए कि श्रीलंका है ये। श्रीलंका में भी यहाँ बहुसंख्यक वाले हैं। इन्होंने, अब ये तो अल्पसंख्यक थे बेचारे, जैसे अकेले आप फंस गए, अल्पसंख्यक थे। ठीक है, और यहाँ पे अब घर ही है, समझ के चलिए। तो इनके जो भी नियम कानून बनता है, संविधान हमारे लिए या कर सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है। ठीक है, यदि ना करे तो पता नहीं कितनों का खाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इनमें किया जाता है, इनके लिए कुछ नहीं किया जाता। ये बगावत करने पे तो उतारू होंगे ही। भले ही उनके लिए वो देशभक्त होंगे, फिर भी देशभक्त कहेगा, जब पेट ही नहीं भरेगा तो देशभक्ति बात की है। ठीक है, पहले पेट होगी, मतलब पेट भरना चाहिए, उसके बाद ही हमें सारी चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, देशभक्ति भी करनी चाहिए और भी कुछ कामें करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए इनमें क्या हुआ कि मतभेद की स्थिति बहुत विकराल रूप धारण कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे यदि हम देखें, थोड़ा सा आप इसमें नज़र डालिएगा, ये बहुसंख्यवाद क्या है। तो यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय को की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसे हम कहते हैं बहुसंख्यवाद। ठीक है, तो इस वर्ड को आप लोग लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा। उसके बाद हमारा आता है, आगे की बात करें, ये श्रीलंका में, थोड़ा सा इसको आप नज़र डालिएगा। यहाँ पे ये सिंगली वाले हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो कलर दिया रहता है ना, हाँ, आपके पास हार्ड कॉपी में बुक होगी और बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसमें ये सिंघली वाला की ये क्षेत्र है। ठीक है, ये कलर पूरा, ये क्या है, ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये पूरा सिंघली क्षेत्र है। ठीक है, पूरे श्रीलंका में। उसके बाद बात करें श्रीलंकाई तमिल कितने हैं, तो श्रीलंकाई तमिलों की यदि मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसमें सिर्फ आपको गिने चुने ही दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका ये कलर है। ठीक है, और इस कलर में इसमें सिर्फ आपको इतने दिख रहे हैं, ये जो भी हैं श्रीलंकाई तमिल है। उसके बाद आता है मुसलमान कितने हैं यहाँ पे। तो मुसलमानों की यदि बात की जाए, जो भी भारतवंशी, पहले तमिल की बात करते हैं, तो ये है भारतवंशी तमिल। ठीक है, मतलब कि जो भारत के हैं, वहाँ जाके रह गए हैं काम वगैरह करने के लिए, लेकिन वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लिए, ये है भारत वाले। तो इतने यहाँ के हो गए, इंडिया वाले, ये श्रीलंकाई वाले हो गए। और उसके बाद थोड़ा सा जो बचता है यहाँ पे, यदि हम बात करें, ये मुसलमान। ठीक है, मुसलमान कितने हैं, ये इधर जो भी आपको सर्किल पे दिख रहा है, ये इतने मुसलमान हैं। यानी कि ये सभी अल्पसंख्यक है, सिर्फ सिंघली को छोड़ के, जो कि पूरे के पूरे क्या है, बहुसंख्यक है। ठीक है, ये पूरा क्या है, बहुसंख्यक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इनकी स्थिति क्या हो, ये भूखे मर जाए या ये कहीं अपनी आत्महत्या कर लें। ठीक है, तो इनके लिए कुछ भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई थी। अब उसके बाद और आगे थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया कि अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय
स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। ठीक है, जैसा कि हम हर एक कंट्री में देखते आते हैं कि जब भी हमें कुछ मिलता नहीं है अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें अधिकार तो नहीं था लेकिन उन्हें करना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी राजनीति पार्टी अलग से बना ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तमिल को राजभाषा बनाने के लिए मतलब अपना ही जी जान लगाने लगे और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों के लिए इन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। ठीक है, यानी कि इनकी मांगों को क्या किया गया, नकारा गया, माना नहीं गया या मान्य नहीं किया गया जो भी इनकी मांगे थी। और 1980 के दशक में क्या हुआ कि उसके 1980 के दशक आते आते उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र इलम मतलब होता है सरकार। इस वर्ड को भी कहीं पे आप लिख लीजिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें जानने जरूरी होते, कहीं पे आ जाए इलम तो हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इलम का मतलब सरकार होता है, तो इसमें क्या है कि स्वतंत्र तमिल इलम या सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यानी कि दो कम्युनिटी के बीच थोड़े धीरे 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 क्या होता गया, विष घुलता गया और एक दिन वो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। यानी कि ये जो टकराव था अब गृह युद्ध ही कहेंगे कि जब हमारे घर में इन तीनों को मिल रहा है, इनको 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 मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, तो हम तो घर में युद्ध करेंगे ही। ठीक है, घर में एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब हमें बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और हम हर एक के साथ बगावत करने पे उतारू होंगे ही, मजबूरन। करना नहीं चाहते थे, मजबूरन हमें इन्होंने मजबूर कर दिया, हमें ऐसा करने पे हमें करना पड़ेगा। लाइक श्रीलंका में ऐसा हुआ कि पूरा आप एक समझिए कि हम जिस देश में रहते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे कई सारे लोग रहते हैं, वैसे देश में ही मानिए कि पूरे जितने ऑल ओवर इंडिया के सदस्यों का घर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कंट्री सबके निवासियों का घर ही होता है। तो जो गृह युद्ध होने लगा वहां पे, क्योंकि आपस में ही वो कहीं बाहर के नहीं थे, वो भी श्रीलंका के थे, सिंघली भी श्रीलंका के थे, तमिल भी श्रीलंका के थे, लेकिन दोनों में मतभेद हुआ, दोनों में संघर्ष हुआ, जिसे हम गृह युद्ध का नाम देते हैं। और बिल्कुल गृह युद्ध कहना उचित भी है, बिकॉज ये इससे आपको समझ में आ सकता है कि घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम तो बगावत करेंगे, हम बगावत करेंगे तो पड़ोसियों का युद्ध नहीं कहा जाएगा, हमारे घर का ही युद्ध कहा जाएगा कि उनके घर में गृह युद्ध मचा हुआ। ठीक है, उनके इस बेटे ने ऐसा ऐसा कारनामा किया है, बिल्कुल हर जगह बिल्कुल पेट्रोल के जैसे फैलने वाली है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि जब गृह युद्ध छुड़ा तो यहाँ पे किसी न किसी की आत्महत्या, या आत्महत्या की बात करें तो कोई मतलब जान भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आत्महत्या तो नहीं, जान ले सकते हैं किसी की। और उसके बाद तो यहाँ पे भी कई सारे लोग मारे गए, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए और इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग रोजी रोटी मतलब लोगों की रोजी रोटी क्या हो गई, चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में यानी कि मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10th क्लास की इसमें बताया जा रहा है, यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या है, उसमें बताया गया था कि हमारे क्षेत्र के देशों में, ठीक है, आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है वो सबसे बेहतर है। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा कर दी। ठीक है, वहाँ का विकास की जहाँ पे बहुसंख्यक होगा तो जब कंपेयर करेंगे हम ज़्यादा से ही करते हैं, ऑब्वियस है, तो जब ज़्यादा से ही करेंगे, वहाँ बहुसंख्यक था, बहुसंख्यकों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी तो वहाँ का सब कुछ वेल मेंटेन था। ठीक है, अल्पसंख्यकों को साइड पे तो रखा हुआ था। घर के अंदर यानी कि हमारे घर की स्थिति बाहर के समाज में बहुत अच्छी है, हमारे पड़ोसियों के कंपेयर में बहुत अच्छी है।
ठीक है, बस सिर्फ इन तीनों की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, बाकी हमारे घर की स्थिति पड़ोसियों की तुलना में या गांव वालों की तुलना में हम बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने भारत की कंपेयर करें, अदर कंट्रियों की कंपेयर करें, तो यहाँ पे श्रीलंका काफ़ी बेटर था हर एक क्षेत्र पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, हर एक क्षेत्र में वो काफ़ी आगे था। ठीक है, लेकिन उसके घर के अंदर की स्थिति जो थी वो वहाँ वाले ही समझ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि जब गृह युद्ध होता है तो क्या हुआ, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, यानी कि सांस्कृतिक भी प्रभावित होती है, सामाजिक रूप से भी हर एक चीज प्रभावित होती है, और आर्थिक रूप से भी। ऑब्वियस है, जब युद्ध होगा तो धन की हानि तो होनी है। ठीक है, तो जान माल सबकी हानि होनी ही है, ये तो तय है कि युद्ध होता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जो विजयी होता है उसके लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन उसके भी आधे सैनिक मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो विजयी होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्यों, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका भी नुकसान होता है। युद्ध किसी का भला नहीं करता, ये आप बात समझ के चलिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है। और उसके बाद अब आगे की बात करें तो इसमें क्या है, बेल्जियम की समझदारी। अब श्रीलंका की तो हमने देखी समझदारी बेवकूफ़ी जो भी थी, अब बेल्जियम की बात करते हैं कि उसकी समझदारी कैसी थी। तो बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया कि श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। यानी कि बेल्जियम वाले श्रीलंका वालों ने गृह युद्ध तो छेड़ दिया कि भैया शांति से काम चलने वाला नहीं है, अब हमें हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। ठीक है, और हाथ पैर हिलाया भी ऐसे कि आधों को निपटा दिया, सीधे उनकी गर्दन ही हिला डाली। ठीक है, और इसमें अब बेल्जियम वाले थोड़ा समझदारी कर गए कि चलो ठीक है, और श्रीलंका का पहले ही देख चुके थे उन्होंने हाल कि किस तरीके से, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो वहाँ के लीडर थे तो थोड़ा श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया, और उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को लेकर स्वीकार किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया। तमिलों इधर श्रीलंका वाले नहीं किए थे, इसीलिए गृह युद्ध छिड़ा। और जब इन्होंने देखा तो इन्हें समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझिएगा। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो ऐसे ही चल देते हैं, हमें यूपीएससी करना, बड़ी बड़ी बातें छोड़ेंगे कि अरे ऐसा करना वैसा करना, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का करना कुछ नहीं है। ठीक है, वो बोलने वाले होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करने की सोचते हैं, कई टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, और उसके बाद हमें ये समझ में आता है हम क्या गेन करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने क्या क्या किया उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि इनमें क्या कमियां थी, हमें क्या सुधारना चाहिए। विकास सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, सबका अपना टाइम अलग होता है, अपना अपना माइंडसेट अलग होता है, किस तरीके से कौन क्या करता है वो उनका सब कुछ अलग होता है। ठीक है, हमें उनकी कॉपी नहीं करनी चाहिए, हम देखते किस लिए है, तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है। ठीक है, तो कुछ तो फैंस होते हैं, चलो देखना चाहिए देख रहे हैं, कुछ काम के लिए देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनका टाइम टेबल क्या है, ये क्या करते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं किसी का टाइम टेबल मिल जाए, पता करने की कोशिश करते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है, किस तरीके से आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब जगते हो। यार उनका टाइम अलग है, आपका टाइम अलग है। हाँ, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे उनके पास भी है। वो किस तरीके से अपने टाइम का यूज कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने टाइम का यूज करोगे, वो आप डिपेंड करोगे। और एक बात मेरी हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, ठीक है, कोई अदर व्यक्ति मोटिवेट करता है, किसी अदर व्यक्ति के द्वारा आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए किसी अदर व्यक्ति की ज़रूरत होती है, उस टाइम समझ लो आपका अस्तित्व इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अस्तित्व क्यों नहीं है, सॉरी बुरा लगे किसी को तो, लेकिन ये रियलिटी है। अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यदि हमने मोटिवेट किया तो सिर्फ आप कितने मिनट रहने वाले, 2 मिनट रहने वाले हो। वो रबर वाली हाल होती है फिर कि जब तक आप खींचोगे फैलेगी, उसके बाद फिर सिकुड़ जाएगी। जब तक मेरे को सुन रहे हो आप बहुत एनर्जेटिव रहोगे, उसके बाद फिर से आप सिकुड़ जाओगे। ठीक है, आप में संकुचन फिर से वही आ जाएगा, बिकॉज आप खुद से वो नहीं चाहते हो, खुद से आपके अंदर वो ललक नहीं है। हम कब तक मोटिवेट करेंगे, हम क्या कोई भी। तो इसलिए हम दूसरे हमें मोटिवेट करें, बेटर है हम खुद के मोटिवेटर बने।
उससे अच्छा कहीं भी आपको कोई भी नहीं कर सकता, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा इसको ये कंसेप्ट कहानी थोड़ा सा बतानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब बेल्जियम वालों ने देखा, यानी कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू देखते हैं, कुछ ने देखा कि क्या करना चाहिए हमें, उन्होंने क्या क्या किया वो कॉपी कर लेनी चाहिए हमें कि वो सुबह 6 बजे उठते थे या 4 बजे उठते थे, हमें भी उठना चाहिए, वो क्या क्या पढ़ते थे, उनका क्या फर्स्ट स्लाट में क्या था, उनका सेकंड में क्या था, रिवीजन टाइम कब कब था, हमने ये देखा। जब वो बताते स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते कॉपी करने की, लेकिन कर नहीं पाते, 2 दिन करते हैं हमारा पीछे रह जाता है, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि इन्होंने कमियां क्या क्या, इनमें कमियां क्या क्या थी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में किए तो इनकी क्या क्या अच्छाइयां थी, क्या क्या इन्होंने प्लस पॉइंट था इनमें, या कि इन्होंने सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में क्रैक किया, इनमें क्या क्या कमियां थी, इन्होंने क्या गलतियां की थी, ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ये देख लिए कि हमें इनकी गलतियों से सीखना चाहिए कि इन्होंने ये गलतियां की, तो हमें इसको दोहराना नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, हम एक ही अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आगे निकल गए, 1 से 2 अटेम्प्ट में निकल गए हम, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल गई कि एक आम स्टूडेंट जो होता है गलतियां कहाँ पे करता है, तो हमें वो गलतियां नहीं करनी है, राइट, और हमारा काम हो गया, बस इतने से। लेकिन वहीं पे हमने देखा क्या कैसे है वो भटकते रहे, 1 का देखे, 2 का देखे, 4 का देखे, समझ में नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से हुआ कि बेल्जियम वालों ने क्या किया कि जब देखा कि श्रीलंका वाले ऐसा कर रहे हैं, उनको उनसे सबक मिली कि यदि हम भी बगावत पे उतर आए तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से सिर्फ और सिर्फ हमें लॉसेस होने वाले हैं, इसकी प्रॉफिट कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। तो उन्होंने सीधे रास्ता पलट लिया अपना कि इन्होंने गलतियां की, इनको चाहिए था कि उनके लिए भी थोड़ा बहुत तो दे देते, आप खुश कर देते, इन्होंने नहीं किया, हम कर देते हैं, थोड़ा बहुत हक है इनका भी, देश में रह रहे हैं, थोड़ा सा इनको खुश कर देते हैं, बहुत अच्छा होगा। और इन्होंने ये किया, शांति हो गई, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ के बारे में भी कि जो आप कर रहे हो वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि 1970 और 93 के बीच में क्या हुआ कि उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके, ठीक है। जस्ट अपोजिट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि श्रीलंका वालों ने क्या गलती की थी, हमें क्या नहीं करनी चाहिए, और समझ में आ गया वही अच्छा इंसान है। जब भी आप हर एक गलती कर करके नहीं सीख सकते हो, दूसरों की गलतियों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलती करें और खुद सीखें। यदि दूसरों की गलतियों से हमें पता चल रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, तो हम क्यों करें। यदि हमें पता चल रहा है कि कुआं में कूदने से हमारी जान ही जाने वाली है, उसने कूदा तो उसकी जान चली गई थी, तो हम क्यों जाएं वहां पे, हम क्यों ट्राई करें कि एक बार हम भी जंप मार के आते हैं, मरेंगे तो ठीक है, जिंदा रहे तो हमारा एक क्या हो जाएगा कि हमने उसे सीखा है। तो इसलिए हम पहले ही सुधर जाएं, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम पहले ही सुधर जाएंगे, काफी आगे बढ़ जाएंगे। जंप मारे, हाथ पैर नहीं मरे तो हाथ पैर टूट गए, 4 महीने के लिए बिस्तर ले लिया, और उसके बाद बढ़े, कुछ नया ट्राई करते हैं, किसने क्या किया था हम भी करके देखते हैं। तो इस तरीके से हम पीछे होते जाएंगे, और यहाँ पे ये अपना डेवलप काफ़ी जल्दी कर लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने काफ़ी मतलब संशोधन किए 2-4 कि किसी को भी बेगानापन या कि ऐसा कि हम अलग टाइप के हैं, हमें वो मिल नहीं रहा, तो उन्होंने सारा अपना फैसला चेंज कर लिया। और इसमें क्या हुआ कि उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, ठीक है, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें, बॉक्स यहाँ पे बॉक्स बना हुआ उसके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है, जो कि पहली है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाएं, यानी कि जो विशेष कानून है वो तभी बन सकते हैं कि जब क्या करें, दोनों भाषाई का यहाँ पे क्या हो कि समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, और इस प्रकार किसी भी, यानी कि किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब दोनों का ही होगा तो एक समुदाय का लोग एक तरफा फैसला नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे दोनों होंगे, जैसे हम इंडिया में देखते हैं अपने, ठीक है। और उसके बाद है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों यानी शक्तियाँ देश के 2 इलाकों को, मतलब 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों
को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इसमें थी कि 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, और यहाँ पे था कि राज्य की सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन अब नहीं रह गई हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी जो उसकी ब्रुसेल्स की बात करें कैपिटल थी, वहाँ पे अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ऐसा नहीं क्योंकि उन्होंने इक्वलिटी राइट दे दिया, और फ्रेंच भाषी लोगों ने क्या किया कि ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ने ही थोड़ा सा इन्होंने कंप्रोमाइज किया, थोड़ा सा उन्होंने कंप्रोमाइज किया, काम बन गया। लेकिन अब ऐसा हो कि हम भी सीधे के सीधे हैं, आप भी सीधे के सीधे हो, झुकना कोई नहीं चाहते हो, तो जब आप सीधे हो हम भी सीधे हैं तो सीधे टक्कर ही होगी। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भी झुक जाते तो हम हो सकता है गले मिल जाते, लेकिन हम तो बिल्कुल एकदम से हो गए कि नहीं, हमें तो नहीं झुकना, एक कदम भी आप पीछे नहीं हटना। और हम भी, आप भी कहते हो कि अरे मुझे भी नहीं हटना, हम किसी से कम नहीं, हम क्यों पीछे हटेंगे। और जब आपको भी नहीं हटना, हमें भी नहीं हटना, तो स्थितियां तो कुछ बुरी होने वाली है। ठीक है, और वही हुआ। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे यदि, तो क्या होता है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय सरकार काम करती है, राज्य सरकार काम करती है, एक तीसरा स्तर भी है, कौन सा है, सामुदायिक सरकार है। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। और इस प्रकार को संस्कृत शिक्षा, यानी कि इस सरकार को क्या है कि संस्कृत शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है, जो सामुदायिक सरकार है। ठीक है, और उसके बाद है कि आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। यानी कि ये जो व्यवस्था थी काफ़ी सफल रही कि स्टेट के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग एक सामुदायिक सरकार बनाई गई, जो दोनों का ही क्या करेगी, यानी कि पूरे जितना भी देश है उनमें जो भी जाति धर्म का होगा वो सारी चीज़ें वो देखेगी। तो इसमें क्या हुआ कि बेहद कठिन लग सकता है कि कैसे हो सकता है फॉलो ये, लेकिन ये व्यवस्था सफल रही, और इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। गृह युद्ध होते होते बच गया विकास, उन्होंने समझदारी समय रहते बरत ली। ठीक है, तो यहाँ पे तमिल ने क्या किया, और श्रीलंका ने क्या किया और बेल्जियम ने क्या किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि उन्होंने, मतलब कि जो गृह युद्ध होता था उसकी आशंका बनी थी, लेकिन वो क्या हुआ, वरना गृह युद्ध की स्थिति बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोप संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि जब उन्होंने एक अलग संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को ही क्या कर लिया गया, उसका मुख्यालय चुना गया। यहाँ पे ये जो बना हुआ बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ की संसद है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया की संसद है उसी तरह यहाँ की भी संसद है। और उसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई एक अखबार, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा कोष्टक में लिखा हुआ है इसको देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़ें और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की जो भी कतरने जमा करें, 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ करें। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के करने के लिए है कि आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, और वहाँ से जो भी मतलब कि कहीं किसी भी देश में जो भी सिचुएशन चल रही हैं, युद्ध वगैरह की स्थिति यदि बन रही हैं उनके अंदर ही, ठीक है, बाहर नहीं, पड़ोसी देशों से, उनके देश के अंदर ही कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही है, तो वहाँ पे क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, किस तरीके से, उस पे आप नज़र रख सकते हो। देन आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन 2 कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिली है। ठीक है, दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। दोनों ही देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन दोनों ही ने क्या किया कि सत्ता की जो साझेदारी है,
सबको सत्ता चाहिए, ठीक है। यदि आपको अच्छी रोटी खाने में अच्छी लगती है तो अच्छा भोजन उन्हें भी खाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबको समान अधिकार की चाहिए, लेकिन दोनों का ही तरीका अलग अलग था। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ नेताओं का यदि हम बात करें कि बेल्जियम के नेताओं का लगा, जो बेल्जियम के नेता थे उनको लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। और इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया और इससे यह पता चला कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यहाँ पे क्या हमें दोनों कहानियों से समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे 4th और 5th क्लास की क्लास चलती है उसमें बताया जाता है कि हमें बच्चों आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, तो इसका कहानी का सार है कि हमें कोई भी काम हो थोड़ा पहले शांतिपूर्वक निपटाना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, हो सके तो घर की एकता बना के रखनी चाहिए। कि आपके साथ, जैसे मैंने घर का एग्जाम्पल जो लिया था कि इनके साथ जो बुरा हो रहा है इनके साथ अच्छा हो रहा है, तो इन्हें थोड़ा सा घर में बात करनी चाहिए और घर वालों को भी चाहिए कि इनको वो जगह दें। और जब वो जगह देंगे थोड़ा सा इनसे भी पूछेंगे कि भैया आप बगावत कर रहे हो, उनको समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हैं। और डिमांड इनकी यदि वो पूरा कर देते हैं तो झंझट ही नहीं होगी, सारी झंझट ही खत्म हो जानी थी, ठीक है। जैसे कहाँ पे किया गया, बेल्जियम में किया गया। उसी तरह यदि श्रीलंका वाले कर लेते तो देश की एकता खतरे में नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं किया और उससे देश की एकता क्या हुई, खतरे में पड़ गई, यानी कि गृह युद्ध ही वहां पे छिड़ गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, ये है सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। तो इसमें अब हम बात करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिना पढ़े भी दे सकते हो कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। इतना सारा हम लोग 6 से अभी तक 10th तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना तो आंसर आप ही कर ही सकते हो, ठीक है। हालांकि हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे, कुछ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन एक जो अभी तक हमारी समझ बनी है उस हिसाब से आई थिंक कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। कि सत्ता की साझेदारी हमें क्यों जरूरी है। और प्लीज थोड़ा सा 1 से 2 लाइन 3 लाइन में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सत्ता की जो साझेदारी है हमें क्यों जरूरी है, बिना बुक पढ़े, थोड़ा अपने सेंस से। बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, दाम मात्र का पूरी ईमानदारी से अपनी समझ से बताना है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। और बहुत ही कंसेप्ट हमारे मुझे लगता है कि क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप चाहो तो इसमें कैसे भी लिख सकते हो, इतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो ये तो थोड़ा सा 2 लाइन का आंसर है, तो आपको देने में इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए, अपना ज्ञान है बता देना चाहिए, ठीक है। तो आशा करूँगी कि आप लोग सभी लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।